हेलो स्टूडेंट्स, आर द इंस्टीट्यूट वन में आपका स्वागत है। मैं किशोर सर फिर से आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक वीडियो लेके आया हूं। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा ज्योग्राफी 12th क्लास के लिए, और इसका सब्जेक्ट कोड है 316। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। और एग्जाम में इनमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मेरे सभी स्टूडेंट्स आप जल्दी से इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर ले, और या फिर इसको प्रैक्टिकल जो हमारे हो गए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, आप उनको भी आप लर्न करें और इनको भी आप जल्दी से अपनी नोट डाउन कर लें इनको कॉपी में। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन हमें करने हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, भूगोल के अध्ययन में क्रमबद्ध उपागम क्या है, इसकी किन्हीं दो शाखाओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें देखिए किस तरीके से दिया गया है, भूगोल के अध्ययन में विशिष्ट दृष्टिकोण पृथ्वी की सतह के भौतिक और मानवीय पहलुओं का अध्ययन करने का एक वैज्ञानिक और संगठित तरीका है। इसमें पृथ्वी की भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के स्थानीय संबंधों और पैटर्न को समझने के लिए वैज्ञानिक तरीकों, सिद्धांतों और मॉडलों का उपयोग शामिल है। तो इसको देखिए हम किस तरीके से डिस्कस करते हैं। व्यवस्थित दृष्टिकोण का उपयोग करने वाली भूगोल की दो शाखाएं इस प्रकार है। नंबर एक, भौतिक भूगोल। तो मेरे सभी स्टूडेंट्स इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो भी आप हेडिंग लिख रहे हैं उसको ब्लैक पेन से लिखना है, अंडरलाइन करना है, और हो सके तो उसको एक हाइलाइटर से हाईलाइट कर दें। एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आपको ब्लू पेन से करना है। तो देखिए हम करते हैं डिस्कस। तो इसका पहला पॉइंट है हमारा है भौतिक भूगोल। भूगोल की यह शाखा पृथ्वी की सतह की भौतिक विशेषताएं जैसे भू आकृति, जलवायु, वनस्पति और प्राकृतिक संसाधनों पर केंद्रित है। यह भौतिक वातावरण को आकार देने वाली प्रक्रियाओं को समझने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करता है, जिसमें वितर्तनिक गतिविधि, क्षण और मौसम के पैटर्न शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है मानव भूगोल। भूगोल की यह शाखा पृथ्वी की सतह के मानवीय पहलुओं जैसे जनसंख्या, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों पर केंद्रित है। यह प्रवासन, शहरीकरण और वैश्वीकरण सहित मानव गतिविधियों के स्थानीय पैटर्न को समझने के लिए सामाजिक वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। इस तरीके ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 2-3 बार रिपीट हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर करें, अच्छे से कर ले, लर्न कर लें और उसको नोट डाउन भी कर ले अपनी नोटबुक में। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है वो है हमारा, कारगिल में स्थित द्रास तिरुवनंतपुरम में हमेशा ठंडा क्यों रहता है, किन्हीं दो कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कारगिल में स्थित द्रास तिरुवनंतपुरम में हमेशा ठंडा क्यों रहता है, किन्हीं दो कारणों को स्पष्ट कीजिए। कारगिल में स्थित द्रास निम्नलिखित कारणों से हमेशा तिरुवनंतपुरम से अधिक ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसके जो यह एक तो इसका जो पॉइंट है वो ये है ऊंचाई। जो मेन कारण है इसकी ऊंचाई है। द्रास लगभग 3300 यानी 3300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि तिरुवनंतपुरम समुद्र तल पर है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है हवा कम घनी होती जाती है और तापमान कम होता जाता है। द्रास की अधिक ऊंचाई का मतलब है कि यहाँ कम सौर विकिरण प्राप्त होता है, तापमान का अनुभव होता है। दूसरा पॉइंट इसका है अक्षांश। द्रास त्रिवेंद्रपुरम से अधिक अक्षांश पर स्थित है। द्रास का लगभग 34 डिग्री उत्तर में है, जबकि तिरुवनंतपुरम का अक्षांश लगभग 8 डिग्री उत्तर में है। उच्च अक्षांश पर जिस कोण पर सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पड़ती है वह कम होता है और प्राप्त सौर विकिरण की मात्रा कम होती है। इससे परिणाम स्वरूप द्रास जैसे उच्च अक्षांशों के स्थानों पर तापमान कम होता है। तो यही कारण है कि जो द्रास है त्रिवेंद्रपुरम से ज्यादा ठंडा होता है, क्योंकि वो ऊंचाई पर, काफी ऊंचाई पर है, तो उस ऊंचाई की वजह से वो काफी ठंडा होता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा है, भूगोल को एक संश्लेषित विषय के रूप में क्यों जाना जाता है, उपयुक्त उदाहरण देकर इसकी व्याख्या कीजिए। भूगोल एक
सिंथेटिक्स विषय के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह पृथ्वी की भौतिक और मानवीय प्रणाली की व्यापक समझ प्रदान करने के लिए विभिन्न विषयों पर अध्ययन करने के क्षेत्रों को एकीकृत करता है। भूगोल पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं, जलवायु और मानव गतिविधियों के बीच संबंध का अध्ययन करने के लिए प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानवीय या मानविकीय को शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए देखते हैं हम लोग, इसमें दिया गया है जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए पृथ्वी की भौतिक प्रणाली जैसे वायुमंडल, महासागर और भूमि की सतह की समझ की आवश्यकता होती है, जिसमें मानव प्रणालियों को समझना भी शामिल है, जैसे ऊर्जा का उपयोग, परिवहन और भूमि उपयोग। भूगोल जलवायु परिवर्तन के कारणों और प्रभावों का अध्ययन करने और इसके प्रभावों को कम करने के लिए समाधान विकसित करने के लिए विभिन्न विषय से ज्ञान का संश्लेषण करता है। ये काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं और मेरे सभी स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूंगा कि आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज कर लें। एग्जाम में ये 100% आएंगे और इससे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। तो आप जल्दी से इन सभी क्वेश्चनों को आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें और रिवीजन शुरू कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं जल्दी से जल्दी। तो आप देर ना करें, इन सभी क्वेश्चनों को रिवाइज करें अच्छे से और इन सभी की प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप इनको अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत में सिंचाई के लिए पानी की बढ़ती हुई मांग के लिए किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। भारत में ऐसे कौन से 2 कारण हैं जो सिंचाई की मांग को बढ़ाते हैं? तो उत्तर देखिए, भारत में सिंचाई के लिए पानी की बढ़ती मांग के प्रमुख कारण इस प्रकार है। नंबर 1 पर है जनसंख्या में वृद्धि। इससे पहले मैं अपने सभी स्टूडेंट से एक बात कहना चाहूंगा कि आपको मैं बार बार रिपीट करके बता रहा हूं कि आपकी राइटिंग साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन हो, साफ साफ खुला खुला लिखें, जिससे कि एग्जामर को प्रॉब्लम ना हो चेक करने में आपके सॉरी पेपर में। और एक बात जो अहम है वो ये, आप या जो आपका पॉइंट है उसको आप ब्लैक पेन से लिखें, अंडरलाइन करें और हो सके तो उसको आप हाइलाइटर से हाइलाइटेड कर दें। और उसके बाद जो भी आप इसका एक्सप्लेनेशन देंगे वो आपको ब्लू पेन से करना है। तो चलिए इसको हम लोग, पॉइंट दे रखा है इसका जनसंख्या में वृद्धि, उसको हम डिस्कस करते हैं। बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ भोजन की मांग भी वृद्धि होती है, जिसके लिए अधिक कृषि भूमि और सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है। बढ़ती आबादी के साथ भोजन की मांग में और वृद्धि होने के अनुमान है, जिससे सिंचाई के लिए पानी की मांग में वृद्धि होगी। ये तो सही बात है। अब उसको हम लोग कैसे पूरा करेंगे, किस तरीके से पूरा करते हैं, देखिए। तो अगला पॉइंट हमारा है नकदी फसल की ओर बदलाव। हाल के वर्षों में गन्ना, कपास और तंबाकू जैसी नकदी फसलें की ओर बदलाव हुआ है, जिसमें पारंपरिक खाद्य फसलों की तुलना में सिंचाई के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। नतीजतन सिंचाई के लिए पानी की मांग उन क्षेत्रों में काफी बढ़ गई है जहां नकदी फसलें उगाई जाती हैं। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, सॉरी है, और आप इसको नोट डाउन कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 5th, भारत में खनिज के उत्खनन से उत्पन्न किन्हीं 2 पारिस्थितिकीय समस्याओं को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए हम डिस्कस करते हैं इनको। ये 2 समस्या हमारी कौन कौन सी है। नंबर 1 पर है वनों की कटाई और जैव विविधता। जैव विविधता की जो हानि होती है उसके कारण भी ये होता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आगे। खनन प्रक्रिया में वनों और अन्य प्राकृतिक आवासों की सफाई शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप जैव विविधता का नुकसान होता है। वनस्पति आवरण को हटाने से मिट्टी अस्थिर हो जाती है और यह कटाव के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। आवास के अनुसार आवास के नुकसान से प्रजातियों के अस्तित्व को भी खतरा रहता है, जिससे कि कुछ लुप्त प्राय है। और इसका अगला पॉइंट है मृदा और जल प्रदूषण।
खनन प्रति खनन गतिविधियों से विषाक्त पदार्थों और भारी धातुओं सहित बड़ी मात्रा में अपशिष्ट उत्पाद या उत्पन्न होता है जो मिट्टी और जल संसाधनों को दूषित करता है। खनन गतिविधियों से एसिड माइन ड्रेनेज भी हो सकता है जो आसपास के जल निकायों को दूषित कर सकता है। खनन भी बहुत अधिक पानी का उपयोग करता है जिसके परिणाम स्वरूप जल संसाधनों की कमी हो सकती है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो पहले से ही जल तनावग्रस्त हों। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे वातावरण पर, जल प्रदूषण पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र समीर और स्थल समीर क्या है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है समुद्र समीर और स्थल समीर दो ही जलवायु उत्तर समुद्र समीर और स्थल समीर दो ही वायु अवस्थाएं हैं। नंबर 1, समुद्र समीर। समुद्र समीर उस वायु को कहते हैं जो समुद्र से आता है और समुद्र के आसपास जाता है, समुद्र के पास जाता है। यह वायु समुद्र के किनारों पर सबसे अधिक होती है और यह आक्रमणकारी होती है। स्थल समीर। स्थल समीर उस वायु को कहते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र से आता है और उसी क्षेत्र में ही रहता है। इस तरह की वायु उस क्षेत्र के मौसम और पारिस्थितिक तत्वों को निर्भर करती है। और आगे देखिए, इसमें दे रखा है दोनों ही समीर विभिन्न तत्वों जैसे तापमान, आर्द्रता और दबाव आदि पर निर्भर होती हैं, ये निर्भर करते हैं और मौसम की पूर्वानुमान और विश्लेषणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा है 7th क्वेश्चन है, भारत में भूमि की किन्हीं 4 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। भारत में जो भूमि है उनमें ऐसी कौन सी 4 समस्याएं सामने आती है हमारे किसान भाइयों को। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, छोटी और खंडित भूमि जोत। छोटे और खंडित जोत का मुद्दा भारतीय किसानों के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं में से एक समस्या है। इससे छोटे और मंझोले और बड़े किसान के बीच बड़ी खाई पैदा हो जाती है। और सेकंड देखिए, बीज। फसल की पैदावार बढ़ाने और कृषि उत्पादन में स्थिर वृद्धि को बनाए रखने के लिए एक बीज एक आवश्यक और मूलभूत घटक है। गारंटीकृत गुणवत्ता के बीज का वितरण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उनका निर्माण। सही बात है। आजकल किसान भाइयों के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है उनका बीज, अच्छी किस्म का बीज होना। तो वो जिससे कि उनकी कृषि अच्छी हो सके, जिनकी फसल अच्छी हो सके, तो इनके लिए अच्छे बीज का होना बहुत ही जरूरी है। इसका अगला पॉइंट देखिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खाद्य और उर्वरक। खाद्य और उर्वरक मिट्टी के लिए वही काम करते हैं जो स्वस्थ भोजन मानव शरीर के लिए करता है। पोषित मिट्टी अच्छी फसल दे सकती है। जैसे एक सुपोषित जैसे एक सुपोषित मनुष्य कई भी जैसे एक सुपोषित जैसे एक सुपोषित मनुष्य कोई भी सक्षम कार्य कर सकता है, उसी प्रकार अच्छी फसल, अच्छी खाद्य उर्वरक मिट्टी अच्छी फसल दे सकती है। 4th पॉइंट जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सिंचाई। सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण कृषि इनपुट है। जब तक रोपित क्षेत्र का 50% से अधिक विश्वसनीय सिंचाई द्वारा कवर नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता, तब तक भारत महत्वपूर्ण कृषि प्रगति करने में सक्षम नहीं होगा। तो सिंचाई एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हमारा घटक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं।
हम भावी पीढ़ियों के लिए खनिज संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखिए, देखते हैं। खनिज संसाधनों के संरक्षण के लिए कुछ मुख्य उपाय हैं जो हम भावी पीढ़ियों के लिए अपना सकते हैं। जैसे कि अगला ये पॉइंट देखते हैं हम लोग, खनिज संसाधनों का उपयोग सुगमता से करें। खनिज संसाधनों का सुगमता से उपयोग करना चाहिए। हमें इसके लिए उचित तकनीक का प्रयोग करना चाहिए जिससे संसाधनों का विनिर्माण करने में कम समय लगता हो और संसाधनों को अधिक से अधिक उपयोग हो सके। अगला पॉइंट देखिए, उत्पादक संसाधनों की पुनर्चक्रण तकनीक का उपयोग करें। उत्पादक संसाधनों को पुनर्चक्रण करने के लिए उचित तकनीकों का उपयोग करना चाहिए जिससे हम इस्तेमाल नहीं करने वाले संसाधनों को फिर से उपयोग में लाने में सक्षम हो सकें। और इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो इस प्रकार है। देखिए, विकास के लिए साथ संरक्षण का ध्यान रखें, यानी विकास के साथ संरक्षण का भी ध्यान रखें। हमें संसाधनों के विकास के साथ साथ हमें संसाधनों के विकास के साथ संरक्षण का भी ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक खनिज संसाधन का विकास करने में या विकास करने से पहले हमें उस संसाधन के पर्यावरणीय प्रभावों का विश्लेषण करना चाहिए कि जो हम संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं उसका हमारे संसाधन का हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। तो उसका हमें विश्लेषण करना बहुत ही जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। और क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट है वो है 9th क्वेश्चन है, भारत में लिंग अनुपात प्रतिकूल क्यों है? दो प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। भारत में लिंग अनुपात प्रतिकूल होने के कई कारण हो सकते हैं या है। नीचे दो मुख्य कारण बताए गए हैं। नंबर 1, लड़कियों के खिलाफ भेदभाव। सही बात कहिए, आजकल समाज में लड़कियों को काफी बुरा मानते हैं, अभिशाप मानते हैं कि लड़की पैदा हो गई, लड़के पैदा हो गई तो ये हमारे किसी काम की नहीं है। मतलब इस तरह की जो रूढ़िवादी परंपराएं लोगों के मन में रहती हैं, तो ये इससे भी काफी लिंग अनुपात है हमारे देश में। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, भारतीय समाज में लड़कियों के खिलाफ भेदभाव बहुत प्रचलित है। अनेक लोग अपने बेटों को बेटियों से अधिक पसंद करते हैं और लड़कियों को उनके परिवार द्वारा नपुंसक मानने के लिए छोड़ देते हैं, नपुंसक बनने के लिए छोड़ देते हैं। इसलिए जनसंख्या के विषय में भारत में लिंग अनुपात प्रतिकूल हो जाता है। अगला इसका है परंपरागत विचारधाराएं। भारतीय समाज में परंपरागत विचारधारा के अनुसार लड़कियों को पराया समझा जाता है जो उन्हें घर से निकलने से रोकता है। लड़कियों को विद्या प्राप्त करने, काम करने या उनकी सोच विकसित करने की अनुमति नहीं दी जाती है। इसलिए लड़कियों के अधिकांश अधिकार रोके जाते हैं जो उनके मानसिक उत्थान को रोकता है। इसलिए भारत में लिंग अनुपात प्रतिकूल होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर कर लें, इसको रिवाइज कर लें, अच्छे से याद कर लें। ये क्वेश्चन पेपर में 100% आएगा। चलिए अगला हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, गोखुर गोखुर झील का निर्माण किस प्रकार होता है, स्पष्ट कीजिए। गोखुर झील एक प्रकार का सुदृढ़ कच्चा बांध होता है जो खाड़ी या नदी के तट पर निर्मित किया जाता है। यह बांध रेत और मिट्टी के एक मिश्रण से बनाया जाता है जिसमें सीमेंट, पत्थर, पानी और माटी का निर्माण होता है। गोखुर झील का निर्माण निम्नलिखित चरणों में होता है। नंबर एक नहीं दिया गया पर पॉइंट दिया गया है, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो साइट का चयन, सबसे पहले गोखुर झील निर्माण के लिए साइट का चयन किया जाता है। साइट का चयन ऐसा किया जाता है जो बांध के लिए उपयुक्त हो और पानी के निकट हो।
बांध का निर्माण, बांध को उचित माप के लिए खोदा जाता है और फिर उसमें सीमेंट, पत्थर, माटी और पानी का मिश्रण डाला जाता है। बांध बनने के लिए अनुमानित 1 और 2 महीने तक लग जाते हैं। जल संचय गोरख झील निर्माण के बाद हम मारेंगे। चलो जाओ। बोलना नहीं है। बांध का निर्माण, बांध को उचित माप के लिए खोदा जाता है और फिर उसमें सीमेंट, पत्थर, माटी और पानी का मिश्रण डाला जाता है। बांध बनने के लिए अनुमानित 1-2 महीने तक लग जाते हैं या लगते हैं। जल संचय, गोरुख झील निर्माण के बाद इसमें या इसे पानी से भरा जाता है। झील के पास नदी, सीमेंट, नल, पाइपलाइन और बोरिंग से पानी डाला जाता है, इसमें लगाया जाता है। इस प्रकार गोखुर झील का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 11वां क्वेश्चन है, पर्वत समीर और घाटी समीर के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पर्वत समीर और घाटी समीर दोनों ही पर्वतीय तत्व हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, चलिए हम डिस्कस करते हैं। पर्वत समीर और घाटी समीर के बीच अंतर। पर्वत समीर शाम के समय पहाड़ की ढलान वातावरण में नीचे पाई जाने वाली हवा की तुलना में आसपास की हवा को अधिक तेजी से ठंडा करती है। जबकि घाटी समीर में देखिए दिखाया गया, गर्म धूप वाले दिनों में पहाड़ी ढलानों के गर्म होने से चोटियों और ऊंचाई ढलान पर कम दबाव का विकास होता है। घाटी तल अपेक्षाकृत उच्च दबाव विकसित करता है। इसी का अगला पॉइंट देखिए, यह एक उच्च दबाव बनाता है जिसके कारण हवाएं पहाड़ से नीचे घाटी की ओर बहती हैं। इस प्रकार इसे माउंट समीर कहा जाता है। दूसरी और देखिए, घाटी समीर में दिन में हवा घाटी से पहाड़ की ओर चलती है। और इसमें अगला पॉइंट देखिए, सामान्य तौर पर पहाड़ी हवाएं रात की हवाएं घाटी की हवाएं दिन की हवाएं से अधिक मजबूत होती हैं। और इधर तरफ देखिए, दूसरी तरफ क्या बता रहा है, जैसे जैसे ठंडी घाटी की हवा ऊपर की ओर बहती है, यह सतह के वातावरण को नियंत्रित करना शुरू कर देती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 12 क्वेश्चन हमारा है, हिमालय नदियां या प्रायद्वीपीय नदियों से किस प्रकार अलग है या भिन्न है। तो स्पष्ट कीजिए किस प्रकार उसको हम अलग कर सकते हैं। तो देखिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर, हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों में कुछ मुख्य भेद हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1 पर आता है हमारा स्रोत। हिमालय नदियां बर्फ की गिरावट से उत्पन्न होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां बारिश के कारण बनती हैं। स्वरूप, हिमालयी नदियां बहुत उग्र और स्थिर होती हैं, जबकि प्रायद्वीप नदियां अधिकतर शांत और धीमी होती हैं। हवाएं अगला पॉइंट जो है हमारा हवाएं, हिमालयी नदियां उग्र पर्वतीय क्षेत्र में गुजरती हैं, जिससे इनका प्रभाव भी बहुत तेज होता है। प्रायद्वीप नदियां समुद्र तल से नीचे की ओर बहती हैं, जो उनके प्रभाव को धीमा कर देती हैं। और इसका मुख्य कारण बताते हैं, जो जितनी ऊंचाई से नदियां बहेंगी उनका बहाव उतना ही तेज होता है, इसलिए काफी उग्र होती हैं। अगला पॉइंट दे रखा है लंबाई और आकार। नदियां, जो हिमालयी नदियां होती हैं, वो छोटे से आकार वाली होती हैं और अधिकतर लंबी होती हैं। प्रायद्वीप नदियां बड़े बड़े आकार वाली होती हैं और अधिकतर छोटी होती हैं। उपयोग, हिमालय
नदियां जल ऊर्जा उत्पादन, सिंचाई, नाविकीय पर्यटन आदि के लिए उपयोग की जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13। तो जल संभर विकास परियोजना से अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में हम समर्थ क्यों नहीं हो पा रहे हैं? कोई दो कारण स्पष्ट कीजिए। चलिए हम उत्तर को डिस्कस करते हैं। जल संभर विकास परियोजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनमें या इनसे अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में हम समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, असमर्थ हैं। इसके कुछ कुछ मुख्य कारण हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित इस प्रकार है। नंबर 1, तकनीकी अभाव। कुछ जल संभरण परियोजनाओं में तकनीकी अभाव के कारण वे समय पर पूर्ण नहीं हो पाती हैं। इसलिए इस परिस्थिति में नकारात्मक परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं। वित्तीय संकट। जल संभरण परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्त संकट होना एक बड़ा कारण समझा जाता है या होता है। इसलिए इस परियोजना को फंड की आवश्यकता होती है, जो अक्सर उपलब्ध नहीं हो पाता है। ये इनके मुख्य कारण है। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। भारत के किस क्षेत्र में सूक्ष्म कृषि की जाती है? इस क्षेत्र को या इस क्षेत्र में उगाई गई किन्हीं दो फसलों के नाम लिखिए और उनका उल्लेख कीजिए। चलिए देखते हैं। उत्तर भारत के सूक्ष्म कृषि प्रधान रूप में पश्चिमी और दक्षिणी भारत में कुछ क्षेत्रों में की जाती है इस तरह की कृषि। सूक्ष्म कृषि क्षेत्र में मूल रूप से बाजरा, जौ, चना, उर्द और सोरगम, सेसम, तिलहनी, मूंगफली और तिल की फसलें उगाई जाती हैं। दक्षिण में या दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में सूक्ष्म कृषि की जाती है। यहाँ बाजरा और जौ की फसलें उगाई जाती हैं। और आगे देखिए, पश्चिम बंगाल या पश्चिमी भारत में जैसे कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सूक्ष्म कृषि की जाती है, जहां बाजरा, जौ, उड़द, सोमघर और चना की फसलें उगाई जाती हैं। नंबर 15 जो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य कृषि के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है? नदी परियोजना के किन्हीं दो महत्वपूर्ण या महत्व का उल्लेख या वर्णन कीजिए। भारत एक विशाल देश है जो उत्तर अक्षांश 8 डिग्री 4 डिग्री से 8 से 4 डिग्री सेल्सियस से 36.6 डिग्री सेल्सियस तक और पूर्व देशांत में 68.7 से 97 डिग्री 25 तक फैला हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत की नदी परियोजना में दो महत्वपूर्ण स्थान है। पहला संयोजन काशी और प्रयाग में होता है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम होता है। दूसरा संयोजन आसाम के टेंजांग जिले में होता है, जहां ब्रह्मपुत्र और यमुना नदी का संगम होता है। यह स्थान धोबी गया नाम से जाना जाता है। भारत में या भारत की मुख्य भूमि में धातुओं, पत्थरों, लोहे, कोयला, जस्ता, तांबा, सोना, चांदी, मैग्नीशियम या मैग्नीज ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयुक्त विस्तृत क्षेत्र है। भारत की मुख्य भूमि में विविध प्रकार की जलवायु होती है, जिसमें गर्मी की गर्मी के थपेड़े होते हैं, शुष्क सावन, शीतकाल और उसमें समानता होती है। चलिए हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा के किन्हीं दो महत्वपूर्ण नवीनीकरण एवं प्रदूषण मुक्त स्रोतों के नाम बताइए। तो ऊर्जा के नवीनीकरणीय और प्रदूषण मुक्त स्रोत निम्नलिखित हैं, जो कि इस प्रकार है। देखिए, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा दुनिया का सबसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है।
ऊर्जा पैनल द्वारा समुद्र तल से सौर ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, जो कि अनगिनत उपयोगों के लिए उपयुक्त होता है। वायु ऊर्जा भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। यह ऊर्जा प्रतिरोधकों के द्वारा उत्पन्न की जाती है, जो ऊर्जा को वायु पंप कर उत्पन्न करती है। वायु ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन और ऊर्जा संचय जैसे कामों में किया जाता है। हाइड्रो ऊर्जा। हाइड्रो ऊर्जा जल स्रोतों से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा होती है। इसमें जल स्रोतों का उपयोग जल संचय और विद्युत उत्पादन में किया जाता है। तो ये देखिए, आगे हम डिस्कस करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार का आता है, ये देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, तरंग की ऊंचाई और तरंग की लंबाई में विभेद करें। तरंग की ऊंचाई और तरंग की लंबाई। तरंग की ऊंचाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली तरंग की मुख्य विशेषताएं होती हैं। तरंग की लंबाई एक महत्वपूर्ण तरंग की लंबित होने वाली मापन होती है। ये तरंग की लंबाई वाला है। और तरंग की ऊंचाई का पॉइंट देखिए, तरंग की ऊंचाई सीधे समझने में आती है, जो विकर्णीय के स्थान से दूरी पर मापा जाता है। और तरंग की लंबाई का मापन उस दूरी का मापन करता है जिसमें एक पूर्ण तरंग बनाती है। इसका अगला पॉइंट देखिए, ऊंचाई वाला। तरंग की ऊंचाई सेकंड मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है, जबकि तरंग की लंबाई मीटर में मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि इसमें जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इस वीडियो में जैसे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक बार आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लें, अच्छे से याद कर लें। एग्जाम में आपकी तैयारी परफेक्ट है, 100% आप पास होंगे इन सभी क्वेश्चनों से। तो देर ना करते हुए जल्दी से आप इनको रिवाइज करना शुरू कर दें, इसको नोट कर लें पहले। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को हम डिस्कस करते हैं। सतत पोषणीय विकास से अभिप्राय क्या है? सतत पोषणीय विकास को प्राप्त करने के लिए किन्हीं 3 उपयोगी की व्याख्या करें। तो उत्तर देखते हैं, इनका उत्तर क्या है? सतत पोषणीय विकास एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति के स्वस्थ और विकास के लिए उचित पोषण दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य एक स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली के साथ आगे बढ़ना होता है। तो देखिए आगे डिस्कस करते हैं इसको। सतत पोषणीय विकास के लिए निम्नलिखित 3 उपाय हैं। नंबर 1, संतुलित आहार। संतुलित आहार खाने से हमें आवश्यक ऊर्जा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज और फाइबर मिलते हैं। यह सभी पोषण तत्व हमारे शरीर के लिए विभिन्न अंगों के लिए आवश्यक होते हैं। और संतुलित आहार खाने से हम अपने शरीर को उन सभी पोषण तत्वों की अच्छी मात्रा में प्रदान कर सकते हैं। अगला पॉइंट है व्यायाम, एक्सरसाइज। नियमित व्यायाम करना स्वस्थ जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। व्यायाम हमारे शरीर को स्ट्रेस से राहत देता है और हमारी मानसिक स्थिति को भी बेहतर बनाता है। व्यायाम से हम वजन कम कर सकते हैं और अपनी शारीरिक या अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली। स्वस्थ जीवन शैली उन सभी आदतों और व्यवहारों को या व्यवहारों का समूह होता है जो हमें स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। इसमें शामिल होते हैं नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, नियमित नींद हमेशा नींद को पूरा लेना चाहिए। 6 से 8 घंटे की नींद हमारी जो प्रॉपर होती है उसको लें। स्वच्छता, अपने आसपास जो साफ सफाई रखें, स्वच्छ रखें वातावरण को। तंबाकू और अल्कोहल का सेवन से बचाव और तनाव से दूर रहना, यह हमारे स्वस्थ जीवन शैली का एक मुख्य उदाहरण है। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 19 और इसको देखिए किस तरीके से बताया गया है। तो आप सभी स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को अच्छे से अपनी कॉपी में, अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें, या जो नोट्स बना रहे हैं उनको अच्छे से इसमें नोट डाउन करें। और सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आप इनको अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से अपनी कॉपी में
नोट डाउन कर ले। और एग्जाम आपके आने वाले हैं कुछ ही दिनों में, आपका हॉल टिकट भी आने वाला है एग्जाम के लिए। तो आप इन्हीं सभी जो इन क्वेश्चनों को आप नोट डाउन करेंगे उनको अच्छे से रिवाइज कर लें, और कोशिश करें कि सभी क्वेश्चंस आप 2 या 3 बार अच्छे से रिवाइज करें, जिससे कि आपको एग्जाम के टाइम पे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको इस बात पे कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पास होना है, आपको 100% पास होना है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन जरूर कर लें। आपकी पीसीसी क्लासें लगी हैं, उसमें बताया गया आपको क्या एग्जाम में किस तरीके से करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 20 क्वेश्चन है, भारत में वर्षा ऋतु में बाढ़ प्रलय मचा देती है, लोगों के कष्टों के निवारण हेतु कोई 4 उपाय बताइए या सुझाइए। तो देखिए इसका उत्तर है परिचय। भारत में वर्षा ऋतु में बाढ़ प्रलय के खतरे के बारे में सबको जागरूक होना चाहिए। यदि बाढ़ का सामना हो जाता है तो निम्नलिखित उपाय बाढ़ से निपटने में मदद कर सकते हैं। नंबर 1, यानी कि पहला जो पॉइंट है वो हमारे देखिए, और मेरे सभी स्टूडेंट से फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा कि आप जितने भी हमारे पॉइंट आते हैं, हमारे जो आंसर निकलते हैं, आंसर्स में हम जो डिस्कस करते हैं, जितने पॉइंट्स आते हैं सबको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, अंडरलाइन करना है, हाइलाइटर से हाईलाइटेड करना है, फिर इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए करते हैं हम लोग। सबसे पहले सुरक्षित जगह पर जाएं। बाढ़ आ जाती है तो लोगों को सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए, जैसे ऊंची इमारत या बुलेटिन बोर्ड द्वारा बताए गए अन्य सुरक्षित स्थान, वहां पर जाएं। नंबर सेकंड पर देखिए क्या है, आवश्यक सामग्री स्टॉक करें। बाढ़ से पहले लोगों को खाद्य, पानी, बैटरी चार्ज करने वाले उपकरण और औषधि जैसे आवश्यक वस्तुएं स्टॉक करनी चाहिए, ताकि जरूरतों के टाइम पर उसका हम उपयोग कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, स्थानीय अधिकारियों द्वारा परामर्श लें। स्थानीय अधिकारियों को बाढ़ से निपटने के लिए सबसे अच्छे उपकरण के बारे में जानकारी होती है, और वे बाढ़ से संबंधित संचार संबंधी सुविधाओं का भी प्रबंध करते हैं। इसलिए लोगों को अपने स्थानीय अधिकारियों से परामर्श लेना चाहिए, बाढ़ से निपटने की सहायता करें। ये अगला पॉइंट हमारा है। बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए भी पानी की सहायता बहुत महत्वपूर्ण होती है। पानी की कमी की स्थिति में इन लोगों को पानी से संबंधित सामग्री जैसे कि बोतल या बड़े पानी के टैंकर प्रदान किए जाते हैं, और हमें ऐसे लोगों की मदद भी करनी चाहिए। संकट के समय में हर व्यक्ति को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, हर स्टेट को, हर राज्य को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, और करते भी हैं। जहां तक हो सके हर लोगों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा है 21, जैवमंडल के किन्हीं 2 मूल जैविक घटकों के 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है देखिए इस प्रकार करते हैं। परिचय, जैवमंडल, सॉरी कट गया है, ये जैवमंडल ही है। जैवमंडल से तात्पर्य पृथ्वी के उस भाग से है जहां सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। पृथ्वी के 3 परिमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल जहां आपस में मिलते हैं वही जैवमंडल कहलाता है। जैवमंडल की परतें पतली लेकिन जटिल होती हैं। किसी भी प्रकार का जीवन केवल इसी परत से संभव है, अतः यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जैवमंडल के घटक देखिए, घटक कौन कौन से हमारे डिस्कस करते हैं। इसका था अजैविक घटक। नंबर 1, इन घटकों में वे सभी अजैविक घटक सम्मिलित होते हैं जो सभी जीवित जीवाणुओं के लिए आवश्यक होते हैं। यह है स्थलमंडल यानी भूपट्टी का ठोस भाग, वायुमंडल और जलमंडल। खनिज, पोषक तत्व, कुछ गैसें तथा जल जैविक जीवन के लिए 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मुद्रा तथा अवसाद। खनिज पोषक तत्वों के मुख्य भंडार हैं। वायुमंडल जैविक जीवन के लिए आवश्यक गैसों का भंडार है, तथा महासागर तरल जल का प्रमुख भंडार है। जहां यह तीनों भंडार आपस में मिलते हैं
वह क्षेत्र जैविक जीवन के लिए सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है। मुद्रा की ऊपरी परतें और महासागरों के उथले भाग जैविक जीवन को जीवित रहने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये हमारा तीसरा पॉइंट था। जैविक घटक पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीवाणुओं सहित मानव पर्यावरण के 3 जैविक घटक होते हैं। नंबर 1 पर होता है हमारा पौधे। जैविक घटकों में पौधे सबसे महत्वपूर्ण है। केवल यही एक प्राथमिक उत्पाद है जो है, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। यह स्वपोषी होने के साथ साथ जैविक पदार्थों और पोषक तत्वों के चक्र या चक्रण एवं पुनर्चक्रण में भी मदद कर सकते हैं या करते हैं। अतः पौधे सभी जीवों के लिए भोजन और ऊर्जा प्रमुख स्रोत है। नंबर 2 है पशु। पौधों के बाद पशु मुख्य उपभोक्ता है, इसीलिए पशुओं को विषम तंत्र कहा जाता है। सामान्यतः पशुओं के निम्नलिखित 3 कार्य माने जाते हैं। नंबर 1, पौधों द्वारा भोजन के रूप में उपलब्ध कराए गए जैविक पदार्थों का उपयोग, भोजन को ऊर्जा में बदलना, ऊर्जा की उपलब्धता कराए गए जैविक जनजाति गांव संबल पानी क्षेत्र के विकास के लिए सुझाए गए पारिस्थितिकी नियोजन को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए हैं और रिपीट भी होते हैं। तो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं उनके दोबारा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप इसको ध्यान रखें और इसको जरूर कर लें। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोबारा से देखिए, मैं पढ़ता हूँ तो आप ध्यान से सुनिए उसको। जनजाति गांव संबल पानी क्षेत्र के विकास के लिए सुझाए गए परिस्थितिकी योजना को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखिए, उत्तर परिचय। संबल पानी गांव जनजाति के लोगों के लिए उत्तराखंड में एक छोटा सा गांव है जो प्राकृतिक से बहुत समृद्ध है। इस गांव में विकास को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित परिस्थितिकी योजनाओं की जरूरत हो सकती है। नंबर 1 है जल संरक्षण। संबल पानी गांव के लिए जल संरक्षण एक महत्वपूर्ण चुनौती हो सकता है। संभवतः बरसात के मौसम में जल संचय के लिए तालाब और नहरों का निर्माण किया जा सकता है। इसके अलावा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय जनसंचार कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों को भी नियोजित किया जा सकता है। कृषि विकास। संबल पानी गांव में जनजाति की बहुत सारी जमीन है, इसे कृषि विकास के लिए उपयोग किया जा सकता है। स्थानीय लोगों को मौसम के अनुसार फसल उगाने और उन्हें बेचने के तरीके के बारे में जागरूक करना भी फायदेमंद हो सकता है। वातावरण संरक्षण। गांव के सभी नागरिकों को वातावरण संरक्षण के महत्व को समझना चाहिए। उन्हें अधिक वृक्ष लगाएं, साफ पानी के लिए संचय उपकरणों का उपयोग करने और अन्य प्रयासों के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और पानी की आपूर्ति और स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए नल जल योजना लागू की जानी चाहिए कि लोग तालाब से पानी न लेकर नल लगाकर जो नल लगाया जाए और उनसे पानी उनको दिया जाए या ले सकें। स्थानीय जनजातियों को इस योजना के अंतर्गत स्वयं इसे संचालित करने का विकल्प देना चाहिए। गांव के स्वच्छ सुविधाओं को सुधारने के लिए स्वास्थ्य दलों को जागरूक करना चाहिए। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं के लिए जनजाति समुदायों के साथ संबंध बनाए रखने की भी जरूरत है। ये बहुत जरूरी है कि उनके साथ ये नहीं, एक जनजाति समुदायों के साथ एक संबंध बनाए और उनके इन सभी प्रयासों में उनका सहयोग करें। देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिवहन और पर्यटन के बीच संबंध स्थापित कीजिए कि परिवहन और पर्यटक क्या होता है, इनमें संबंध क्या है। तो इसमें जितने भी हमारे क्वेश्चन दिए गए वो क्वेश्चन सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप मेरे सभी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज कर ले। तो चलिए हम देखते हैं इनके पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो परिवहन और पर्यटन के विकास के बीच में संबंध है।
तो ये संबंध दिखाए गए। देखिए, पर्यटन अध्ययन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। किसी भी गंतव्य के विकास के लिए पर्याप्त और कुशल परिवहन, ठीक है, अवसंरचना और उत्पादन बाजारों तक पहुंचाने सबसे महत्वपूर्ण पहलू में से एक है। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसको आप अच्छे से करें, और काफी लेंथी क्वेश्चन भी है ये। तो ये सभी क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारे पास जो जितने भी क्वेश्चन हैं लर्न करने के लिए, उन सभी को आप अच्छे से लर्न कर लें, रिवाइज करें, लिखें। ये देखिए, परिवहन क्षेत्र में प्रमुख स्थल चिन्ह कौन कौन से होते हैं बताइए। तो पहले हवाई जहाज का आविष्कार ओलिवर और विलंबर राइट ने किया। फिर उसके बाद ये आए हमारे ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण 1540 से 45 में सिरसा सूरी शासक ने करवाया था। मतलब इस तरीके की बातें इसमें दी गई हैं, और जो काफी इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 25 पर दिया गया हमारे, पर्यटन असाधारण प्रकार का अत्यधिक श्रम साध्य उद्योग है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसमें बताया गया है कि पर्यटन एक असाधारण श्रम प्रधान उद्योग है, कई कारणों से उचित भी है। कैसे, देखिए। व्यक्तिगत सेवाएं, पर्यटन उद्योग अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करता है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्तिगत यात्री की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक बड़े कार्यक्रम या कार्यबल की आवश्यकता होती है। होटल के कर्मचारियों से लेकर टूर गाइड तक पर्यटकों के अनुभव को सुखद बनाने में हर कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मौसमी मांग, तो इसमें कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट समय पॉइंट्स दिए गए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मौसमी जो मांग दी गई, पर्यटन अत्यधिक मौसमी मांग होता है, जबकि मांग वर्षा के कुछ निश्चित समयों जैसे छुट्टियां, त्योहार और विशेष आयोजनों के दौरान चरम पर होती है। मांग में अचानक वृद्धि का प्रबंधन करने के लिए उद्योग को एक लचीले कार्यबल की आवश्यकता होती है। लीन पीरियड्स के दौरान इसे कम भी किया जा सकता है। सेवाओं की विविध रेंज क्या होती है, परिवहन में जो सेवाएं दी जाती हैं उनकी जो विविध रेंज क्या होती है। पर्यटन में परिवहन, आवास, भोजन और पेय, मनोरंजन सहित सेवाओं की एक विविध श्रेणी शामिल होती है। आइए अब अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, प्रश्न नंबर 26 है, और यह है आर्कटिक टुंड्रा जीवोम में कम उत्पादकता के लिए उत्तरदायित्व के लिए 4 कारणों की व्याख्या कीजिए। कि वहाँ पे कम उत्पादकता क्यों कम होती है, इसका क्या कारण हो सकता है। उत्तर आर्कटिक टुंड्रा बायोम की विशेषता अत्यधिक जलवायु परिस्थितियों, जैसे लंबे समय तक अंधेरा, कम तापमान और बढ़ते मौसम है। जो मौसमों में जो बढ़ता घटना ये सब लगा रहता है और जल्दी होता है, तो इस वजह से वहाँ पे जो उत्पादकता है वो बहुत कम है। यह स्थितियाँ बायोम की उत्पादकता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। आर्कटिक टुंड्रा बायोम में कम उत्पादकता के लिए जिम्मेदार 4 कारण यहाँ दिखाई देते हैं, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है ठंडा तापमान, कि वहाँ का जो तापमान काफ़ी ठंडा होता है, तो एक कारण ये भी है। छोटा बढ़ता मौसम, जहाँ पे जो मौसम है उसमें बदलने की जो समय अवधि बहुत छोटी है, जल्दी बदल जाते हैं। और फार्माफ्रास्ट, सीमित पानी की उपलब्धता, कि वो ज़्यादातर वहाँ पर बर्फ जमी रहती है, पानी वहाँ कम होता है, तो उससे भी वहाँ की कृषि काफ़ी प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत की किन्हीं 4 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो हमारे वायुमंडल की जो सबसे महत्वपूर्ण जो परत है वो कौन सी है, उसके बारे में 4 विशेषताएं बतानी है। वायुमंडल में अलग अलग घनत्व और तापमान के साथ साथ अलग अलग परतें होती हैं। तापमान की स्थिति के आकार पर वायुमंडल के स्तंभ को 5 अलग अलग परतों में बांटा गया है। वे क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल
तो इनको अलग अलग हमने एक्सप्लेन भी किया है कि सभी को, और देखिए किस तरीके से एक्सप्लेन किया है, बहुत ही सिंपल तरीके से सभी को एक्सप्लेन किया है। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है। आप सभी स्टूडेंट्स को अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन कर लें। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28। ठंडे मरुस्थल में निम्न उत्पादकता क्यों पाई जाती है? इसके लिए उत्तरदायी के लिए 4 कारणों की व्याख्या कीजिए। यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले जो हमने किया था वो क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए परिचय क्या करें। ठंडे रेगिस्तान में कम उपलब्धता मुख्य रूप से कठोर जलवायु परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के कारण होती है। ठंडे रेगिस्तान में उत्पादकता कम होने के कारण यहाँ दिए गए हैं इस प्रकार, देखिए दिखाया गया पहले नंबर पे सीमित पानी की उपलब्धता। पहली बात तो वो रेगिस्तान है और वहां पर बरसात बहुत कम होती है, पानी की काफी किल्लत रहती है, तो पहला रीजन तो यही है। नंबर सेकंड पे है पोषक तत्व, जो कम पोषक तत्व है। नंबर जो नेक्स्ट है वो हमारा कम पोषक तत्व। तो यहाँ रेगिस्तान की मिट्टी पोषक तत्वों से भरी नहीं होती है, वहाँ की पोषकता बहुत ही कम होती है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी ज़्यादातर रेतीली होती है, रेगिस्तानी मिट्टी होती है। तो एक बहुत बड़ा जो रीजन है वो ये है कम उत्पादकता का होने का। छोटा बढ़ता मौसम, और यहाँ पर भी मौसम काफ़ी जल्दी बदलता रहता है। तो छोटे मौसम होते हैं, और जबकि फसल को पकने के लिए, तैयार होने के लिए कम से कम 4 से 5 महीने, वो 8 महीने भी कई बार लग जाते हैं, तो ये थोड़ा टाइम पीरियड होता है। देखिए यहाँ निष्कर्ष दिया गया है, ठंडे रेगिस्तान में कम उत्पादकता, सीमित पानी की उपलब्धता, कम पोषक तत्व, कम बढ़ते मौसम और अत्यधिक तापमान जैसे कारकों के संयोजन के कारण होती है। यह कारक पौधों और जानवरों के लिए कठोर वातावरणों में जीवित रहना और प्रजनन करना चुनौतीपूर्ण बन जाता है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। भूगोल एक अंत संबंधित विज्ञान है, इस कथन को उदाहरण सहित समझाएं, न्याय संगत कराएं या ठहराएं, क्या सही है या गलत है। परिचय दिया गया है, तो परिचय को लिख लें आप, और इसमें हमें क्वेश्चन जो दिया गया है इसको इस तरीके से डिस्कस किया गया। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल किस प्रकार एक दूसरे से अलग है, भिन्न है, ये देखिए। भौतिक भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि जिसमें भू आकृति, जलवायु और प्राकृतिक संसाधन शामिल होते हैं। दूसरी ओर मानव भूगोल मानव आबादी और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंध को स्थापन या उन पर किस तरीके से उन पर संबंध है इसका अध्ययन करता है। दोनों क्षेत्र परस्पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि मानव गतिविधियां भौतिक वातावरण को प्रभावित कर सकती है, और भौतिक वातावरण बदलने में मानवीय गतिविधियों को प्रभावित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए वनों की कटाई और शहरीकरण प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता, जलवायु, पर्यटन और जैव विविधताओं को प्रभावित करते हैं, जो बदलने में मानव समाज को प्रभावित करता है या करते हैं। आर्थिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल, ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आर्थिक भूगोल इस बात की जांच करता है कि व्यापार, निवेश और उत्पादन जैसी आर्थिक गतिविधियां भौगोलिक स्थानों को कैसे प्रभावित करती हैं। राजनीतिक भूगोल राजनीतिक अवस्थाओं, क्षेत्र और सीमित या सीमाओं के बीच क्षेत्र और सीमाओं के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। यह दोनों क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि राजनीतिक निर्णय आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकते हैं और बदलने में आर्थिक गतिविधियां राजनीतिक संरचनाओं का प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आर्थिक नीतियां और व्यापार समझौते, धन और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है गंदी बस्ती क्या है। गंदी बस्ती में रहने वाले दशाओं का वर्णन कीजिए। परिचय है, मलिन बस्तियों को आमतौर पर भीड़-भाड़ और अनौपचारिक बस्तियों की विशेषता होती है, जहां रहने की स्थिति खराब होती है और स्वच्छ पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल जैसी बुनियादी सेवाएं तक अपर्याप्त पहुंच पाती हैं। इन क्षेत्रों में
आमतौर पर कम आय वाले परिवारों का निवास होता है जो बेहतर जीवन या बेहतर आवास खर्च उठाने में असमर्थ होते हैं, या जो तेजी से शहरीकरण, गरीबी और किफायती आवास की कमी जैसे कारकों के कारण इन क्षेत्रों में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इन लोगों को गरीब कहते हैं। जैसे भीड़ भाड़ वाला हो गया, या बुनियादी सेवाएं तक सीमित पहुंच, जो बुनियादी सेवाएं होती है वहां तक लोग पहुंच नहीं पाते क्योंकि इनकी आय कम होती है। और अपराध और हिंसा और खराब पर्यावरणीय परिस्थितियां, इस तरीके की कुछ हालात होते हैं जो काफी प्रभावित करते हैं इन लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, वो हमारा है 31। द्वितीयक आंकड़े के एकीकरण में शामिल किन्हीं 4 सोपानों को स्पष्ट कीजिए। तो ये दिखाया गया अनुसंधान उद्देश्य को परिभाषित करें, एक पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट हमें दे रखा है ये प्रासंगिक स्रोतों की पहचान करें। नंबर तीसरे पे दे रखा है, इसी का पॉइंट है डेटा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करें, डेटा निकालने और उसका विश्लेषण करें। तो ये इनको एक्सप्लेन करना है आपको, आगे ध्यान रखना। ये मैंने पॉइंट बताए आपको, और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि सारे पॉइंट्स हमें ब्लैक पेन से लिखने हैं, अंडरलाइन करने हैं, और हो सके तो उसको आप हाईलाइटर से हाईलाइटेड भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 32। स्थलीय परितंत्र की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो स्थलीय जो परितंत्र होते हैं उनकी कौन सी 4 विशेषताएं हैं, तो देखिए हम करते हैं इसमें। एक तो दे रखा है इसमें पौधों का वर्चस्व क्या होता है, विविध जलवायु परिस्थितियां क्या होती हैं, एक मुख्य घटक के रूप में मिट्टी, जैव विविधता, ये उसके मेन पॉइंट्स हैं जो बहुत ही जरूरी हैं। आगे आप एक्सप्लेन देख लीजिए, इसमें दे रखा है तो उसको आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे दे रखा हमें क्वेश्चन नंबर 33। भूगोल का अध्ययन क्यों आवश्यक है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये देखिए इसमें भी पॉइंट दे रखे हैं, उदाहरण भी दे रखा है। भूगोल का अध्ययन आवश्यक है, इसमें निम्न कारण है। जो पॉइंट दे रखा है देखिए, प्राकृतिक आपदाओं को समझना, ये बहुत जरूरी है। अगला दे रखा है उदाहरण, इसी का दे रखा है, और पर्यावरण मुद्दों को संशोधित करना, जो उनके मुद्दे हैं उनको संशोधित करना, और उसका एग्जाम्पल दे रखा है देखिए। तो आप इस एग्जाम्पल को भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अगला दे रखा है देखिए, वैश्विक आर्थिक रुझानों को समझना, ये इसका पॉइंट है, उसको एक्सप्लेन किया गया आगे। तो आप इसको भी अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करके और एक्सप्लेन करें, और उदाहरण भी दे रखा है तो उदाहरण को जरूर लिखें जब उसमें पूछा गया है तो। और ये क्वेश्चन काफी लेंदी है और ये इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है, कई बार इसमें रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो इसको आप जरूर याद करें। शहरी और क्षेत्रीय विकास की योजना बनाना, उदाहरण दे रखा है, इसके उदाहरण को करें। नंबर 34 दे रखा है, ज्वार के समय तथा आकार में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारकों की व्याख्या कीजिए। कौन से 4 कारक हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है। नंबर 1 है चंद्र ग्रहण। इसी का सेकंड पॉइंट आता है हमारा चंद्र और पृथ्वी के बीच की दूरी, समुद्र तट का आकार, हवा और मौसम के पैटर्न, ये सभी हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। इधर रखा है 35। मोटलों की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो दे रखा है इसमें भौतिक रूप, पहला जो पॉइंट दे रखा है। सेकंड दे रखा है इसका व्यावसायिकता, व्यावसायिकता, अनुकूलनशीलता, अनुकूलनशीलता, आत्मविश्वास, ये सब इसके पॉइंट्स हैं जो बहुत ही जरूरी हैं। हर क्वेश्चन में अगर पॉइंट दिए गए हैं तो आप उसको ब्लैक पेन से लिखें और अंडरलाइन जरूर कर दें। फिर उसको आगे जो एक्सप्लेन करना है वो ब्लू पेन से करना है। मैंने पहले भी आपको कई बार इसको रिपीट किया है और बताया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है 36। भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों को दी जा रही सेवाएं किस प्रकार पर्यटक उद्योग के उद्देश्य उत्पाद कही जा सकती हैं, स्पष्ट कीजिए। जो उद्देश्य उत्पाद हमारे किस तरीके से कहा जा सकता है उनको, जो हमारे विदेशों से पर्यटक आते हैं ना, तो उसको जो सेवाएं दी जा रही हैं तो हम उसको किस तरीके से
उनको उद्देश्य उत्पाद कहा जा सकता है। तो उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया। देखिए एग्जाम्पल भी दिया गया है, उदाहरण दिया गया है, तो उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे, जितने भी इसमें दिए गए हैं सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, तमिलनाडु और केरल में सड़क घनत्व का प्रतिरूप भारत के अन्य दक्षिणी राज्यों से अधिक ऊंचा क्यों है, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें देखिए पॉइंट दिया गया है, भूगोल, शहरीकरण, आर्थिक विकास और सरकारी पहलें। तो इस तरीके के दिखाया गया है, उदाहरण भी दिया गया है, निष्कर्ष दिए गए हैं। तो ये जरूर लिखना है हर क्वेश्चन में। अगर निष्कर्ष दिया गया है तो निष्कर्ष को आप जरूर लिखें, क्योंकि वो पूछता है आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। 38 क्वेश्चन जो है हमारा, क्रमबद्ध भूगोल की मुख्य 4 शाखाएं कौन सी हैं, प्रत्येक शाखा की एक प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो देखिए पहली शाखा दे रखा है इसमें, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, पर्यावरण भूगोल, और इनकी विशेषताएं दिखा रखी। भौगोलिक सूचना विज्ञान, ये दिखाया गया। सभी क्वेश्चंस काफी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन सभी को नोट डाउन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 39, नियोजन के 4 स्तरों का निम्न से उच्चतर स्तर का उल्लेख करें। तो इसमें देखिए दिखाया गया किस तरीके से हम लोग उसको निम्न से उच्च स्तर तक कैसे हम नियोजन को बना सकते हैं, कर सकते हैं। तो सभी पॉइंट दिए गए। देखिए इसके 1 पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जैसे इसमें पहला पॉइंट दिया गया है, ऑपरेशन प्लानिंग क्या है, तो इसको एक्सप्लेन किया गया है। सामरिक सामरिक योजना, और नेक्स्ट रखा हमारा कॉर्पोरेट योजना। नियोजन के लिए स्थानीय संसाधनों का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, तो ये इसका आंसर दिया गया। देखिए इसको हमें डिस्कस करना है अच्छे से, और अपनी कॉपी में इस तरीके से लिखना, और एग्जाम में आपको सभी क्वेश्चन अटेंड करने हैं, अच्छे से लिखना है, साफ साफ खुला खुला लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में अंतर बताइए। घरेलू पर्यटन क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्या होता है, तो उसको एक टेबल के अनुसार समझाया गया। देखिए तालिका दी गई है, इसमें दोनों को अंतर बताया गया है कि इनमें किस तरीके से एक दूसरे से दोनों भिन्न है, किस तरीके से दोनों एक दूसरे से अलग है। तो आप भी इसको इस तरीके से करें, अपनी कॉपी में नोट डाउन अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्या क्वेश्चन दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42, महाद्वीपीय निमग्न तट शब्द को परिभाषित कीजिए, इसकी किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो देखिए दिखाया बताया गया है कि महाद्वीपीय निमग्न क्या होता है, इसकी विशेषताएं दिखाई हैं, चौड़ाई, गहराई और तलछट, और इसके कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं, जो प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़े में अंतर बताया गया है। ये सब क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और लेंदी है, तो आई थिंक ये 4 से 6 मार्क्स के हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे 8 मार्क्स के भी हैं जो आगे आएंगे, जो लेंदी है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन दिए गए हैं सभी। ये देखिए, स्थानीय क्षेत्र नियोजन के लिए स्थानीय संसाधन किस प्रकार आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। देखिए आंसर कितना काफी लेंदी है, और ये ज्यादा मार्क्स के हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कुछ जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग करने हैं, तो इस प्रकार दे रखे हैं इसमें देखिए। और ये क्वेश्चन हमारा है 45, शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हेल की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो उसकी जो विशेषताएं दे रखी हैं, रॉयल आवास, बढ़िया भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, इनमें अंतर बताना है। इधर रखा है हैंग ग्लाइडिंग और पैराग्लाइडिंग के में अंतर स्पष्ट कीजिए, कि हैंग ग्लाइडिंग क्या होता है और पैराग्लाइडिंग क्या होता है। तो दोनों को अंतर बताना है, एक टेबल के अनुसार। देखिए तालिका दे रखी है, दोनों में अंतर बता रखा है। तो आपको इस तरीके से ही इसमें टेबल बनाकर ही उसको एग्जाम में एक्सप्लेन करना है, ये नहीं कि आप अलग अलग दे दें। तो टेबल बनाए, टेबल में इन दोनों को अलग अलग पॉइंट्स लिखने हैं जो इनमें एक दूसरे से भिन्न करते हैं।
अगला क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है हमारा ज्वार भाटा के समय और आकार में परिवर्तन लाने के लिए कौन से 4 कारक उत्तरदायी होते हैं। एक तो दे रखा है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, समुद्र तट का आकार, समुद्र तट की गहराई और आकार, ये उसके लिए जिम्मेदार होते हैं ज्वार भाटा के लिए, जो उसको प्रभावित करते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देख लें क्योंकि 2-3 बार रिपीट भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। इसकी किन्हीं 6 उपशाखाओं का उल्लेख कीजिए कि मानव भूगोल क्या होता है, उसकी कौन कौन सी शाखाएं होती हैं। तो देखिए शाखाएं हम देख लेते हैं एक बार। मानव भूगोल की कुछ उप शाखाओं में शामिल है जो इस प्रकार है। एक तो दे रखा है इसमें सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, शहरी भूगोल, जनसंख्या भूगोल और सामाजिक भूगोल, ये इसकी शाखाएं हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा 49 है। स्थानीय क्षेत्र नियोजन के प्रबंधन में मानचित्र की उपयोगिता का वर्णन करें कि मानचित्र किस प्रकार किसी चीज की नियोजन में सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, तो उसका बारे में बताया गया है यहाँ पे। देखिए उसको आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे इसमें दिखाया गया, तो आप ऐसे ही अच्छे से इसको रिवाइज कर लें और उसको एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम लोग। स्थानीय क्षेत्र की विशेषताएं किस प्रकार स्थान और लोगों के साथ संबंध के शक्तिशाली संबंध को प्रतिबिंबित करती हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए दिखाया गया इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेनेशन करें। और इसकी जो लैंग्वेज है बहुत ही सिंपल, सरल और सहज है, जो आसानी से आप याद कर सकते हैं। इसमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं कि आपको समझ में ना आए या टफ हो। कई बार क्या होता है कुछ जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं उनमें लैंग्वेज इतनी टफ होती है कि स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन भी मैंने निकाला है कि यहाँ जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं बहुत ही सिंपल और सरल लैंग्वेज है, आपकी बुक से ही लिए गए हैं सभी आंसरों को। तो इसमें जो लैंग्वेज बहुत इजी है, जिससे कि आप आराम से इजी से इसको याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। अगर फिर भी मेरे किसी स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चनों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, 100% मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है 51। पर्यटक यात्री के रूप में मोहम्मद हमीद के योगदान का उल्लेख कीजिए। तो उनका क्या क्या योगदान रहा एक पर्यटक यात्री के रूप में, तो उसके बारे में बताया गया इस क्वेश्चन में। देखिए और इसका आंसर ये इस तरीके से दे रखा है। क्या क्या अनुभव रहे उनके, क्या क्या उन्होंने इसमें अपने अनुभव किए हैं, तो बताया सारा उस तरीके के। क्वेश्चन नंबर हमारा 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। अर्ध भूमियां अब ऊसर भूमियां नहीं समझी जाती, इस कथन की उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए। तो देखिए इसमें दिखाया गया है किस तरीके से इसको एक दूसरे के साथ एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, तो आप इसे ध्यान रखें, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से कर लें। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। तो क्वेश्चन 53, पर्वतों के आर्थिक महत्व के किन्हीं 6 कारकों को या उनकी व्याख्या कीजिए या को स्पष्ट कीजिए। तो परिचय दे रखा है और पर्वतों के आर्थिक महत्व के कारक जो कि इस प्रकार दे रखे हैं। देखिए इसमें 6 कारक हैं और 6 के 6 हम देखते हैं। इसमें दे रखे हैं, एक तो है जल आपूर्ति, जैव विविधता, खनिज संसाधन, पर्यटन, ऊर्जा उत्पादन और परिवहन और व्यापार। ये सभी 6 के 6 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, और ये क्वेश्चन को काफी सरल और इम्पोर्टेंट बनाता है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सभी क्वेश्चनों को लर्न करें, किसी भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। या मत समझिए कि वीडियो काफी बड़ा है तो हम नहीं देख रहे, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, तो इस बात को ना देखें। आप कम से कम इसको देखें कि सभी क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और सभी के सभी हमें करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 क्वेश्चन हमारा, हमें वर्षा जल के संरक्षण, सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
को हम देखते हैं 54, हमें वर्षा जल के संग्रहण। प्रश्न नंबर 54, हमें वर्षा जल के संग्रहण की आवश्यकता क्यों है? वर्षा जल संग्रहण की किन्हीं 4 विधियों की व्याख्या कीजिए कि कौन कौन सी 4 विधियां हैं जिससे हम वर्षा जल को संग्रहण कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं। ये देखिए, इसके एक तो सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया गया है, और हमें वर्षा जल के संग्रहण की आवश्यकता क्यों होती है इसका फिर एक्सप्लेन किया गया है। अब इसके कुछ विधियां दिखाई गई हैं कि किस तरीके से हम लोग वर्षा जल को संग्रहण कर सकते हैं। रूफटॉप वर्षा जल संग्रहण, तो इस तरीके से पहला पॉइंट दिया गया है सही, और सेकंड दे रखा है हमें सतही अपवाह संचयन। नेक्स्ट दे रखा है हमें परकोलेशन फिट्स। एक तो होता है परकोलेशन फिट्स, इसके अनुसार भी हम लोग पानी संग्रहण कर सकते हैं वर्षा जल का। कंटूर ट्रेंचिंग, इसके द्वारा भी हम लोग कर सकते हैं। ये सारी विधियां दे रखी हैं कि पानी के जो स्टोरेशन है हम कैसे कर सकते हैं, जो वर्षा जल का हम स्टोरेशन कैसे कर सकते हैं, संग्रहण कैसे कर सकते हैं, तो उसको बताया गया। और देखिए लास्ट में निष्कर्ष भी बताया गया कि इसका क्या प्रभाव है, क्या निष्कर्ष निकलता है इन सभी क्वेश्चनों का। तो निष्कर्ष जरूर करें, क्योंकि इससे क्या क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और इसके मार्क्स आपको बहुत अच्छे मिल सकते हैं। तो इसका निष्कर्ष जरूर करें आप। क्वेश्चन नंबर हमारा है 55, भारत सरकार द्वारा मत्स्य उत्पाद और इसके व्यापार को बढ़ाने के लिए किन किए गए 6 उपायों का वर्णन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 करते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है, इसको आप जरूर करें। भारत सरकार द्वारा मत्स्य उत्पादन और इसके व्यापार को बढ़ाने के लिए किए गए 6 उपायों का वर्णन करें। कौन कौन से 6 उपाय है जो इस उत्पादन को बढ़ाया गया है। नंबर 1 पर है जलीय कृषि को बढ़ावा देना। नंबर सेकंड पर आता है हमारा अवसंरचना विकास, अनुसंधान और विकास। थर्ड पे आता है जो हमारा अनुसंधान और विकास। फोर्थ पे आता है हमारा निर्यात को बढ़ावा देना, और जलीय पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। अगला है हमारा मत्स्य प्रबंधन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर कर लें, क्योंकि वैसे तो सभी क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर भी जिन क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है, आ सकता है, तो आप उस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं और ये बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन है, तो इसका जरूर करें आप। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 56, भारत में मानव विकास सूचकांक के निम्न होने के किन्हीं 6 कारणों की व्याख्या कीजिए। तो परिचय दे रखा है, पहले परिचय को हम डिस्कस करेंगे, फिर ऐसे जो कारक है हमारे उनको हम करेंगे। देखिए इसमें दे रखा है भारत में मानव विकास सूचकांक के निम्न होने के कारण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से कारण, देखिए एक तो है गरीबी, असमानता, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, लैंगिक भेदभाव, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, और ये मेन पॉइंट है किसी की, जो प्रभावित करता है हमारे गुणवत्ता को, हमारे जीवन को। निष्कर्ष हर क्वेश्चन में उसका निष्कर्ष जरूर दिया गया है। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट से एक बात कहना चाहूंगा कि आप सब क्वेश्चनों का निष्कर्ष जरूर करें। निष्कर्ष से ये होता है कि आपने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है तो उसका क्या भाव निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है। अगर हम पेपरों में इसका लिखते हैं तो एग्जाम उसके आपको अच्छे नंबर दे सकता है, अच्छे मार्क्स दे सकता है। तो आप सबका निष्कर्ष जरूर लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला देखा है जलोढ़ और काली मुद्रा यानी कि मिट्टी की 3 मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सबसे पहले तो हम इसका परिचय देंगे, और फिर इन मिट्टी की 3 विशेषताओं बताएंगे कि इन तीन विशेषताएं कौन कौन सी हैं। एक तो जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी की। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताया गया है, पहले हम जलोढ़ मिट्टी को लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर होती है, खेती में आसान है और व्यापक विस्तृत है। इसका काली मिट्टी का देखिए आयरन और कैल्शियम से भरपूर होती है, इसमें नमी काफी ज्यादा होती है, खेती करना मुश्किल
होता है, पर फिर भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। और देखिए फिर इसमें भी निष्कर्ष आया, तो निष्कर्ष आप जरूर लिखेंगे। मैंने पहले भी आपको फिर बार बार बताया है, तो आप इसका निष्कर्ष जरूर लिखेंगे। भारत में ऊपरी और दक्षिणीय अफवाहों तंत्रों की विशेषताओं की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो पहले परिचय और भारत के उत्तरी और दक्षिणीय अफवाहों तंत्र की विशेषताएं व उनके उदाहरण इस प्रकार दिए गए हैं, देखिए। तो उत्तरी अफवाह तंत्र क्या है, इधर रखा है हमारा हिमालयी नदियां, मौसमी बदलाव, जमाव, बाढ़। और उदाहरण रखा है गंगा और सिंधु, जिनके कारण यहाँ पर बाढ़ आती है। दक्षिणीय अफवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय नदियां, मौसमी बदलाव, अपरदन और डेल्टा निर्माण। इनके उदाहरण दे रखे हैं गोदावरी और कावेरी नदी, ये इनके दो नदियों के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें जनसंख्या प्रवास के कारण और परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो परिचय दे रखा है, देखिए परिचय पहले हम लोग बताते हैं क्वेश्चन का क्या है, और उसके बाद जनसंख्या प्रसार और जनसंख्या प्रसार के कारण क्या क्या है। तो देखिए आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, पर्यावरणीय कारण और सामाजिक कारण, जो कारक होते हैं हमारे। जनसंख्या प्रसार के परिणाम क्या क्या हो सकता है, आर्थिक परिणाम, सामाजिक परिणाम, राजनीतिक परिणाम और पर्यावरणीय परिणाम और जनसांख्यिकीय परिणाम, ये उसके परिणाम हैं। और लास्ट में आ गया हमारा निष्कर्ष। निष्कर्ष आप जरूर करेंगे, देखे जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ये काफी इंपोर्टेंट होता है निष्कर्ष देना। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि 60 है, मैदान शब्द को परिभाषित कीजिए। मैदान के आर्थिक महत्व के किन्हीं 5 बिंदु का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, जैसे हम पहले क्वेश्चनों में कर चुके हैं, पहले देंगे हम लोग परिचय, मैदान, मैदान के बारे में बताएंगे। फिर उसके बारे में हम बताते हैं मैदानों की आर्थिक महत्व क्या है। जैसे कि एक दे रखा है उपजाऊ मृदा, जो उपजाऊ मिट्टी होती है मैदानों में वो काफी अधिक उपजाऊ और गहरी मानी जाती है। और उद्योगों का विकास, यातायात की सुविधाएं और सभ्यताओं के केंद्र, नगरों की सभ्यता, ये सभी दे रखा है इसमें। और आगे हमें निष्कर्ष भी दे रखा है, तो निष्कर्ष को हमें जरूर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61, वाष्पीकरण शब्द से क्या अभिप्राय है। वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले 5 कारकों का वर्णन कीजिए। ये जितने भी क्वेश्चंस आगे आ रहे हैं सभी के सभी 6 और 8 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो इन बड़े क्वेश्चनों को आप जरूर याद करेंगे कि इन बड़े क्वेश्चन से छोटे मोटे क्वेश्चन इजिली हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें परिचय दे रखा है, परिचय में पहला पॉइंट दे रखा है हमें वाष्पीकरण। और फिर वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। नंबर 1 है तापमान, आर्द्रता, हवा की गति। और फोर्थ दे रखा है हमें सतह क्षेत्र। और फिफ्थ दे रखा है दबाव। फिर निष्कर्ष दे रखा है, इसको निष्कर्ष को जरूर करें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारा, जल संरक्षण के लिए किन 6 उपायों का वर्णन कीजिए। ऐसे कौन से 6 उपाय हैं जिससे हम जल संरक्षण किया जा सकता है। तो परिचय देते हुए फिर हम इनको कुछ निम्नलिखित उपाय ढूंढेंगे जो दे रखे हैं इसमें। नंबर 1 पर दे रखा है धरातलीय जल का संरक्षण करना, भूजल का संरक्षण करना या भंडारण करना, और सिंचाई पद्धति में परिवर्तन, जल का पुनः चक्रण तथा पुनः उपयोग करना। जो हमने जल संरक्षण किया है या संग्रह किया है उसको हम दोबारा कैसे यूटिलाइज करें, उसको कई चीजों में हम यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उसके बारे में बताया गया यहाँ पर। समुद्री जल का उपयोग, जल संभर प्रबंधन, ये हमारे 6 पॉइंट थे और इसका लास्ट में निष्कर्ष दिया गया है, तो इसको निष्कर्ष को आप जरूर कर दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 63, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के लिए उत्तरदायी किन 6 कारकों को स्पष्ट कीजिए। कैसे 6 कारक कौन कौन से हैं जो इन उद्योगों को प्रभावित करते हैं। चलिए देखते हैं।
पहले परिचय देते हुए हम उसको आगे देखते हैं। नंबर इनके देखिए कारक कौन कौन से हैं जिनको प्रभावित करते हैं। नंबर 1 पर दे रखा है हमें कच्चे माल की उपलब्धता। यहाँ पर कच्चा माल भरपूर मात्रा में प्राप्त हो जाता है, अच्छे तरह से मिल जाता है, तो इससे यहाँ के जो उद्योग काफी फल फूल रहे हैं। परिवहन तक पहुंच, अगला हमारा दे रखा कुशल कारीगर जो श्रमिक है यहाँ पे आसानी से मिल जाते हैं। बाजार की मांग, यहाँ पे बाजार की मांग भी काफी अच्छी है इन वस्त्रों की, जो सूती वस्त्र होते हैं। सरकारी नीतियां और ढांचागत सुविधाएं, ये काफी चीज वहां पर एक सुलभ और अच्छे से प्राप्त हो जाती है, इसलिए वहां पर जितने भी हमारे व्यापार सारे फल फूल रहे हैं अच्छी तरह से सूती वस्त्र के। निष्कर्ष दे रखा है, निष्कर्ष जरूर लिखें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 64 है, सघन अधिवास से क्या अभिप्राय है। ग्रामीण अधिवासों के 5 प्रमुख प्रतिरूपों की व्याख्या कीजिए। तो परिचय देते हुए हम लोग इसकी आगे प्रमुख जो अधिवासियों के प्रतिरूप निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पर दे रखा है रेखीय प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप और वर्गाकार प्रतिरूप और वृत्ताकार प्रतिरूप, आर्य त्रिज्या प्रतिरूप, इस तरीके से दिया गया और बाद में हमें इसमें निष्कर्ष भी दिया गया है। तो निष्कर्ष को जैसे कि हम लोग बार बार कह रहे हैं लिखना है तो लिखना ही है, ये क्वेश्चन को काफी इंपोर्टेंट बताता है और इससे आपको नंबर अच्छे मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 65, किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले किन्हीं 6 कारक को वर्णन कीजिए। ऐसे 6 कारक कौन कौन से हैं जो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उसका परिचय और उन कारकों को हम लिखेंगे जो वहां की जलवायु को प्रभावित करते हैं। नंबर 1 पे आता है अक्षांश, नंबर 2 पे आता है ऊंचाई, 3 पे आता है पानी के निकायों से निकटता, 4 पे आता है हमारा प्रचलित हवाएं, स्थलाकृति, और 6 पे आता है हमारा मानवीय गतिविधियां, और लास्ट में आता है हमारा निष्कर्ष, जो निष्कर्ष बहुत जरूरी है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 66, हमारे जैविक और अजैविक संसाधनों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों की किन्हीं 6 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ऐसे कौन कौन से 6 विशेषताएं हैं जो जैविक और अजैविक संसाधनों के संरक्षण के लिए वो कार्य कर रहे हैं। तो परिचय देते हुए हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। देखिए ये बताया गया है, भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए नीतियों के कार्यक्रमों की विशेषताएं इस प्रकार देखिए। नंबर क, ख, ग, घ, हड़ा और च, और लास्ट में दे रखा है हमें इसका निष्कर्ष दे रखा है। ये देखिए निष्कर्ष को आपको जरूर करना है। और देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा काफी इंपोर्टेंट है और ये जो क्वेश्चन है वो है हमारा 67, भारत में कृषि विकास के किन्हीं 6 प्रमुख मुद्दों को स्पष्ट कीजिए। तो परिचय देते हुए इसमें बताया गया है कि भारत के ऐसे कौन से जो 6 मुद्दे हैं जो कृषि को विकास करने के लिए, कृषि का विकास करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें पहले दे रखा है परिचय दे रखा है। तो परिचय देते हुए हम उसको आगे डिस्कस करते हैं। मानव इतिहास में कृषि का विकास एक महत्वपूर्ण क्षण है। कृषि ने मनुष्य को एक खानाबदोश, शिकारी, संग्राहक जीवन शैली से एक व्यवस्थित कृषि जीवन शैली में स्थानांतरित करने की अनुमति दी। कृषि के विकास ने सभ्यता की शुरुआत को चिन्हित किया है और जनसंख्या घनत्व में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ साथ शहरों, संस्कृति और औद्योगिक का भी उदय हुआ। अब इसके भारत में कृषि विकास के 6 मुख्य मुद्दे कौन कौन से हैं। नंबर 1 आता है हमारा भूमि का विखंडन, भूमि को कैसे विखंडित किया गया है। तो ये भी इसमें एक मुद्दा आता है। भूमि का विखंडन भारत में एक मुख्य मुद्दा है जिसमें छोटे और सीमित या सीमांत किसान 80% से अधिक भूमि के मालिक हैं। इससे उत्पादकता कम होती है क्योंकि छोटे किसानों के पास पैदावार बढ़ाने के लिए आवश्यक नवीनतम तकनीक और पूंजी तक पहुंच
नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए, पानी की कमी। पानी की कमी भारतीय कृषि के सामने एक और बड़ी चुनौती है। खासकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में मानसून की बारिश पर ही निर्भर किसानों की बड़ी संख्या के साथ अनियमित वर्षा के पैटर्न और अपर्याप्त सिंचाई सुविधा के कारण खेती एक जोखिम भरा प्रस्ताव है। थर्ड पे आता है हमारा मृदा क्षरण। भारत में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के अत्यधिक उपयोग के कारण मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो नष्ट हो रहा है और ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की उर्वरकता में कमी, फसल की कम पैदावार और मिट्टी का जो ह्रास हो रहा है, क्षरण क्षरण हो रहा है, वो उसका मेन कारण है। नेक्स्ट आता है हमारा बुनियादी ढांचे में कमी। उचित बुनियादी ढांचे की कमी जैसे कोल्ड रेस्टोरेज सुविधाओं, परिवहन सुविधाओं और सिंचाई सुविधाओं की कमी के परिणाम स्वरूप बाजार तक पहुंचने में कमी आई है, जिससे किसानों को कम कीमत और कम लाभ मिल रहा है। जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन भारतीय किसानों के लिए या कृषि के। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फिफ्थ है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन भारतीय कृषि के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर रहा है, जिसमें अप्रत्याशित मौसम पैटर्न, बार बार बाढ़ और सूखे के कारण फसल की विफलताओं और नुकसान होता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है विपणन और मूल्य के उतार चढ़ाव। भारत में किसानों को अक्सर कीमतों में उतार चढ़ाव और बाजार तक पहुंचने की कमी की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें अपनी उपज बिचौलियों को बेचनी पड़ती है, जो कीमत को नियंत्रित करते हैं, जिससे किसान को कम लाभ प्राप्त होता है। ऋण में कमी। छोटे और सीमांत किसानों को अक्सर ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयां होती हैं, जो निवेश और औद्योगिक में निवेश के लिए आवश्यक है। इससे किसानों की पैदावार कम होती है और आमदनी कम होती है। कृषि समस्याओं का समाधान क्या है? इसका पहला पॉइंट दे रखा है प्रौद्योगिकी में सुधार। किसानों को प्रौद्योगिकी तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए उन्हें अपनी उपज बढ़ाने, नुकसान कम करने और अपने संचालन की समग्र क्षमताओं में सुधार करने में मदद मिल सकती है। इसमें उन्हें सटीक कृषि ड्रोन और पैदा सेंसर जैसे उपकरण प्रदान करना शामिल हो सकता है। इसका सेकंड पॉइंट देख सकते हैं हम लोग, शिक्षा और प्रशिक्षण में निवेश। किसानों की शिक्षा और प्रशिक्षण में निवेश करने से उन्हें खेती की नई तकनीकों को अपनाने, फसल प्रबंधन में सुधार करने और बर्बादी को कम करने में मदद मिल सकती है। इसमें स्थायी कृषि पद्धतियों, मृदा प्रबंधन और जल संरक्षण में प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल हो सकता है। अब इसका निष्कर्ष, जैसा कि मैंने बताया, सभी क्वेश्चनों का हमें निष्कर्ष लिखने चाहिए, तो इसका भी निष्कर्ष हम डिस्कस कर लेते हैं। भारत में असंचित क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र विशेष रूप से अल्प नियोजित है। कम तकनीक और प्रौद्योगिकी की दुर्गमता के कारण भारत कम उत्पादकता और कम संसाधन उपयोग से ग्रस्त है। छोटे किसानों को अपनी खेती की गतिविधियों की वित्तीय पोषण या वित्तीय पोषित करने के लिए ऋण लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है या उनको मजबूर किया जाता है, क्योंकि लागतें बहुत अधिक हैं। भारतीय कृषि के सामने आने वाली समस्याओं में भौतिक बाधाएं और संस्थागत बाधाएं शामिल होती हैं। ये इसका निष्कर्ष था और हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं अपने सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले मोस्ट क्वेश्चन या आपके जो और आगे भी जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं उनका वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए, तब तक के लिए आपके एग्जाम के लिए वेरी बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। जय भारत, जय हिंद।